करें शुरू बेटा। देखो, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है। वैसे तो रेस्पिरेशन के बारे में आपको प्राइमरी आइडिया है पहले से ही, जैसे कि आप 10वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस आपने पढ़ा था उसके अंदर आपने पढ़ा था कि भी रेस्पिरेशन क्या है, मतलब एक जनरल टर्म के अंदर आपने पढ़ लिया था। उसमें आप एनिमल्स में भी पढ़ा था और आपने प्लांट्स के अंदर एक सामान्य सा परिचय आपने पढ़ लिया था। अब हम केवल प्लांट्स के रेफरेंस में पढ़ेंगे। ठीक है। तो वो भी खास तौर से सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेल्स के अंदर कैसे होता है। आप ये तो जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर कोई इस तरीके के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते हैं जिससे कि वो एक्सचेंज करें, ह्यूमन बीइंग की तरह गैसियस एक्सचेंज करें, जैसे कि हमारे अंदर लंग्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है प्लांट्स के अंदर। तो वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान है, जो गैसियस एक्सचेंज है वो कैसे करते हैं। आपने लीफ की स्ट्रक्चर तो देखी है एनाटॉमी के अंदर। उसके अंदर एक आपने स्ट्रक्चर देखी है स्टोमेटा। स्टोमेटा खुलना बंद होना ये सब भी थोड़ा बहुत आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा है। तो स्टोमेटा के थ्रू जो है वो एयर का एक्सचेंज होता है मेनली। बाकी जो स्टोमेटा है ऐसे ही कुछ लेंटिसेल्स वो प्लांट के तने पे भी पाए जाते हैं, तो वहां से भी गैसियस एक्सचेंज होता है। जब गैस का एक्सचेंज होता है, अगर उसको जैसे चाहिए रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो वो सब स्टोमेटा के थ्रू होता है। जो स्टोमेटा की जो सब स्टोमेटल कैविटी होती है, जहां पे एक छोटा सा स्पेस होता है जिसके चारों ओर जो सेल्स होती हैं, वो वहां ऑक्सीजन को ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है, फिर बाकी जो सराउंडिंग सेल्स है उनको ट्रांसफर करती है और इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है। तो बेसिकली सेल्स के अंदर क्या होगा, सेल्स के अंदर होता कैसे है। अब रेस्पिरेशन क्या है, ये तो एक मैंने आपको एक आइडिया सा दे दिया। रेस्पिरेशन क्या है बेसिकली, अगर आप समझना चाहें तो रेस्पिरेशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम फूड स्टफ्स का ऑक्सीडेशन करके उनसे एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन है बेसिक। आप ये ध्यान में रखें कि कोई भी भोज्य पदार्थ है और उसका अगर आप ऑक्सीडेशन करके एनर्जी प्राप्त करते हैं तो वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस है रेस्पिरेशन। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। सीधी सी बात है कि फूड है और फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होने से क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और ये सारा का सारा प्रोसेस कहां होता है, सेल्स के अंदर। ठीक है। किस लेवल पर होता है, सेल्यूलर लेवल पर। ठीक है। तो इसीलिए इसको कई बार सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। बेसिकली आप यही तो पढ़ते हैं कि कोई भी कोशिका है और कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थ है और उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद एनर्जी बनती है। ठीक है। या कई किताबें ऐसे भी लिखती हैं कि ऑक्सीडेशन शब्द को वो एग्जेम्प्ट करती है कि ऐसा प्रोसेस जिससे कि फूड स्टफ्स टूट करके एनर्जी रिलीज करता है सेलुलर लेवल पे, तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्योंकि फूड स्टफ से जो एनर्जी रिलीज करने का प्रोसेस है वो दो टाइप से हो सकता है।
एक तो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जैसा आप उचित समझें आप किसी भी तरीके से ये परिभाषा बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से बनाइए, अपनी लैंग्वेज में बनाइए, आप किताबी उस पर मत चलिए। ठीक है, अच्छा अब हम एक एक चीजों पर बात करेंगे। ये जो प्रोसेस है इसकी तो हम बात करेंगे ही करेंगे आगे, थोड़ा हम इसे समझ लेते हैं। अब ये फूड से मतलब समझिए कि फूड क्या है। फूड के अंदर क्या है, आप बेसिकली देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन और फैट, इन चीजों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है ये कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है, प्रोटीन है वो दालों में पाया जाता है, और फैट जैसे वसा तेलीय पदार्थ वो सब, ये सभी पदार्थ ऊर्जा देते हैं। ठीक है, तो जो हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की पौधों के अंदर, एक प्रोसेस लेकर के चलते हैं कि ऐसे शुरू होता है फिर ग्लाइकोलिसिस होता है, ये सब लेकर के चलते हैं ना, वो हम किस पर आधारित लेकर के चलते हैं, वो हम कार्बोहाइड्रेट पर आधारित लेकर के चलते हैं। और उसमें भी हम जो एक मॉलिक्यूल लेते हैं जो अपने एग्जाम्पल के लिए, वो क्या लेते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, बाकी रेस्पिरेशन तो प्रोटीन का भी हो सकता है और वो फैट का भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान में रखें कि रेस्पिरेशन जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट किसी का भी हो सकता है, लेकिन हम अपने सुविधा के हिसाब से केवल एक मॉलिक्यूल को हम स्टैंडर्ड लेते हैं, और वो स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल हम क्या लेते हैं, ग्लूकोज, जो कि किसका रूप है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, बाकी आपके सिलेबस में है नहीं बाकियों का, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं उसका परिचय दे दूंगा ताकि आप उसे ढंग से समझ पाए और आपके दिमाग में ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर रहे। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा सेल्यूलर लेवल के ऊपर। प्लांट सेल आपने देखी है बेटा, प्लांट सेल का ऐसा चित्र आपने बनाया है ना, ये ऐसा चित्र बनाया है जो सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी जो कवरिंग है वो क्या है, सेल वॉल है ना, और सेल वॉल के अंदर क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और यहां पर ये एक बड़ी सी आप क्या देखेंगे, वैक्यूल। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, वैक्यूल। हमेशा ही प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस साइड में होता है। ठीक है, ये सब हमारे अभी कंसर्न के नहीं है, इतना हमें इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं। हम लोग सिर्फ जो रेस्पिरेशन में काम में आ रहे हैं उन्हीं चीजों पर हम ध्यान देंगे। तो एक हम यहां पर बनाते हैं, ये जरा देखना बेटा, ये जो हम बनाएंगे अभी, देखिए एक ऐसी संरचना आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। ये कौन सी संरचना है बेटा, वेरी गुड, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो अब देखो जरा, ये वाली चीज क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इन दो चीजों का विशेष है, अभी जो रेस्पिरेशन आप पढ़ रहे हो इसके अंदर इन दो चीजों का विशेष योगदान है। ठीक है, अच्छा जो ग्लूकोज होगा, हम क्योंकि एक स्टैंडर्ड के रूप में हम क्या पढ़ेंगे, ग्लूकोज। ठीक है, जो ग्लूकोज होगा उससे कैसे प्रोसेस चलता है, पहले प्रोसेस का हम लेआउट देख लेते हैं। ठीक, यहां देखना बेटा, ये क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज से एक प्रोसेस होगा जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जिससे क्या बनेगा, पाइरुवेट। ठीक है, यानी ग्लूकोज टूट करके, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, और वो क्या बना देता है, पाइरुवेट। ये प्रोसेस किस जगह हो रहा है बेटा, देखो जरा, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि नीट वगैरह में भी ये आपके छोटे छोटे से आते हैं, जिसमें मतलब
ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन कहां है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब पाइरुवेट बन गया। पाइरुवेट से आगे क्या होगा ये देखने वाली चीज है। आगे दो कंडीशंस होती हैं, या तो O2 प्रेजेंट हो या O2 एब्सेंट हो। दो तरीके की कंडीशन आती। अगर तो O2 एब्सेंट है तो यह सारा प्रोसेस केवल साइटोप्लाज्म में ही चलेगा और साइटोप्लाज्म में ही एनर्जी बनेगी। ठीक है, और अगर तो O2 एब्सेंट है तब तो ये सारा साइटोप्लाज्म में ही चलेगा, यही एनर्जी बनेगी। लेकिन अगर O2 प्रेजेंट है तो आगे का प्रोसेस कहां होगा? ये कौन सी जगह है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखो, अब ग्लाइकोलिसिस ये जो प्रोसेस है इसको हमने क्या कहा? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का टूटना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो यहां पर प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब चक्र। क्रेब साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि हेंस क्रेब नाम के वैज्ञानिक ने उन्हें उसे खोजा था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रेब साइकिल या क्रेब चक्र हिंदी में कहो तो। ठीक है, साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक है ना, एक मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है और पूरा है ना, पूरा फिर साइकिलिक वे में चल के वो बनाता है, बीच में कुछ चीजें उससे निकलती है, इसीलिए वो एक चक्र के रूप में चलता है, इसलिए उसको साइकिल बोलते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, मैं माइटोकॉन्ड्रिया को अलग से बनाऊंगा, थोड़ा सा इसको डिटेल से देखेंगे बेटा। देखो, क्योंकि इसे समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितनी सेल जो मेम्ब्रेन होती है, कितनी होती है? दो होती है, ये बात ध्यान रखना बेटा। तो हाँ, अभी मैं कौन सी मेम्ब्रेन बना रहा हूं? वेरी गुड, ये इनर बना रहा हूं। ठीक है, तो ये कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर। और ये कौन सी है? इनर। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप याद करो इसकी स्ट्रक्चर को तो आपको याद आएगा इसकी स्ट्रक्चर, जो हमने मेम्ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, है ना? याद आ रहा है क्या आपको? ये क्या है? फॉस्फोलिपिड। मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। और बीच बीच में क्या है? प्रोटीन्स। ये ऐसी संरचना इसकी है और ऐसी ही संरचना इसकी है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर। अब दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? जरा इसको ध्यान रखना, ये क्या कहलाता है? इंटर मेम्ब्रेनस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। ठीक है, और ये जो अंदर की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ जो फोल्ड हो रखी है, इसके जो फोल्ड है वो क्या कहलाते हैं? इसको याद रखना, क्रिस्टी। ठीक है, देखो दो प्रकार की मेम्ब्रेन, आउटर और इनर। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ है और जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें फोल्ड्स हैं। जो अंदर की तरफ फोल्ड्स हैं, मैट्रिक्स की तरफ जो फोल्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी। और जो अंदर का ये जो स्पेस है ये क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। एक बात हमने पहले भी ध्यान करी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का एक छोटा डीएनए होता है, ये भी ध्यान रखना, छोटा डीएनए होता है। और उसमें जो राइबोसोम होते हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं वो कितने एस प्रकार के होते हैं? 70s। देखिए 70s प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर 80s प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो आगे चल के ये कोई अलग अलग चैप्टर नहीं है बेटा, सारे सारे के सारे आगे चल के आपके लिए केवल एक ही चीज बनाती है, बायोलॉजी। तो आप इन चीजों को एक दूसरे से जब को रिलेट करेंगे, अभी तो आप केवल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, लेकिन यही चीज जब सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा, बोले हाँ तो ये डीएनए भी था, 70s प्रकार के भी थे, ये मैट्रिक्स है। तो ये सब क्या है कि एक दूसरे से, एक चैप्टर में जो आपने नॉलेज लिया दूसरे में आपको काम आना चाहिए। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या है कोशिका में? मतलब किस एरिया में पड़ा हुआ है? साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। ठीक,
तो बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। तो जब हम पढ़ने के हिसाब से बेटा इसको पढ़ेंगे ना, देखो अगर इस मेम्ब्रेन का ये टुकड़ा देखें हम, इतना सा, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं, इस मेम्ब्रेन का ये हम इतना सा टुकड़ा देखें, तो इसकी ये वाली साइड किस साइड होगी? साइटोप्लाज्म के साइड। और ये वाली साइड किस साइड होगी? मैट्रिक्स की साइड। ठीक है, तो जब हम आगे पढ़ेंगे ना बेटा, इसको डिटेल से पढ़ेंगे, तो ये जो मेम्ब्रेन होगी, मान ली इस मेम्ब्रेन को हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, ये मेम्ब्रेन का मैं थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर बता देता हूं, क्योंकि ये सिंगल मेम्ब्रेन नहीं तो दोनों के अंदर आप कंफ्यूज करोगे। तो ये मान लीजिए इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर हम क्या लिखेंगे? सी साइड, ठीक है, इधर क्या लिखेंगे? सी साइड। और इधर क्या लिखेंगे? एम साइड। एम साइड का मतलब क्या होगा? मैट्रिक्स की साइड। सी साइड का मतलब क्या होगा? साइटोप्लाज्म की साइड। ठीक है। अच्छा, सी साइड में वैसे देखा जाए तो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना है। इस चित्र को बना लीजिए बेटा, इस चित्र को बना लेंगे तो थोड़ा सा सरल रहेगा। सब कुछ लिख लें आप, ठीक है। इस चित्र को बनाइए और थोड़ा सा इसके बारे में आप पढ़िए, उसके बाद इसको ज्यादा डिटेल से कल पढ़े। आज इतना बहुत है एक बार, ठीक है, क्योंकि आप एकदम से एग्जाम से दे करके थोड़ा सा अभी आपका फ्लो बना नहीं है। आज एक बार थोड़ा सा ना परिचय कर लीजिए, कल हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा फुल डिटेल से पढ़ेंगे। आज मेरा प्रैक्टिकल है क्या? हाँ, तो फिर आज ही पढ़ लेंगे हम। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बेटा?